जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर ये 10 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखा होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है खिलाफत आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है साम्यवादी आंदोलन और डी है क्रांतिकारी आंदोलन। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं साम्यवादी आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन ए है यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। ऑप्शन नंबर सी है समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। और ऑप्शन नंबर डी है यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में जो ऑप्शन नंबर सी है समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये गलत है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों के तीनों सही है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये समाप्त हुआ था। इसमें टोटल स्टार्टिंग में 78 आदमी इस मार्च को स्टार्ट किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज समारोह में भाग लेने लंदन गए थे तब वे ठहरे थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। जब महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तब वो लंदन में कहाँ ठहरे थे। जैसे कमेंट कीजिए। तो तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी किंग्सले हॉल में, बिल्कुल ही सही जवाब है। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिए थे, लेकिन महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बड़ी धन्यगार, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया। ऑप्शन नंबर है चार्ल्स मैसन, बी है डॉक्टर सहनी और सी है एम व्हीलर। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चार्ल्स मैसन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है। 10 से 11, 10 से 13, 10 से 15 और 10 से 28। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या टोटल कितनी है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 10 से 28, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने और लोकायत शाखा ने। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे यानी भारत पर सर्वप्रथम कौन से मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण किए थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अरबों ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत पर सर्वप्रथम अरबों ने आक्रमण किए थे और उसका नाम था
मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। उस टाइम वहाँ के राजा जो थे वो दाहिर थे और वहाँ पर राजा दाहिर थे जो कि पराजित हो गए थे। और उस टाइम जो आक्रमण हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से शासन यहाँ पर करना नहीं बल्कि यहाँ से धन दौलत लूट कर ले जाना। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, ये दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था, आक्रमण किया था और यहाँ से अपार धन दौलत लूट कर लेकर आए थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अमीर खुसरो की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एजाज ए खुसरवी, ऑप्शन नंबर बी है तारिक ए अलाही, ऑप्शन नंबर सी है खजाइन उल फुतू और ऑप्शन नंबर डी है फतवा ए जहानदारी। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं फतवा ए जहानदारी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और इनके अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया थे जो कि इनके गुरु थे। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार और पश्चिम बंगाल, बी है मध्य प्रदेश उड़ीसा, सी है बिहार और उड़ीसा और डी है मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है। दीपावली, बिहू, विनायक चतुर्थी और छठ पूजा। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिहार का सबसे प्रचलित पर्व कौन सा है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं छठ पूजा, बिल्कुल ही सही जवाब है। बिहू है जो कि असम की है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति ये समूह पाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मंगोलियाइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युगों में कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक तरफ राज्य है तो दूसरी तरफ वहाँ के जनजाति है, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मध्य प्रदेश लंबाडा, ये गलत है। यहाँ पर लंबाडा जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये तेलंगाना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है भारत विस्तृत है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के बीच, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी है पश्चिम बंगाल और डी है सिक्किम। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के वह कौन सा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि नेपाल, भूटान और चीन के साथ। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है।
अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पेरियार झील, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी पेरियार के साथ जा रहे हैं, सही जवाब है। अष्टमुडी झील ये केरल में स्थित है। चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। पेरियार झील है जो कि केरल में स्थित है। पुलिकट झील है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। दोनों के साझा से ये झील है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो सी है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रूपकुंड झील, बिल्कुल ही सही जवाब है। रूपकुंड झील ये किस राज्य में है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है और इस झील को कंकाल झील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस झील के पास में 500 कंकाल मिले थे। मनुष्य के 500 कंकाल है जो कि इस झील के पास में मिले थे, इसलिए इस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और चुनेदार मृदा। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जलोढ़ मृदा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है। बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, के.आर. नारायणन। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बीबी गिरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 25 वर्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। और मत देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है। 25 लाख, 40 लाख, 70 लाख और 1 करोड़। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से बताइए 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 70 लाख, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जीबी मालवंकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। और जीबी मालवंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, याद रखिएगा। और महिला की बात की जाए तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, जो कि 15वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर और समान गति के साथ नीचे। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कब किसी व्यक्ति का वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अगर वह लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रहा है तो उस व्यक्ति के वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने
कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी बढ़ती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। जब घोल का तापमान अगर बढ़ा दिया जाए, उसमें शक्कर डाल दे, तो बहुत ही जल्दी वो विलय उसमें हो जाएगी, इसलिए उसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है अभिसारी लेंस और डी है अपसारी लेंस। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अभिसारी लेंस, बिल्कुल ही सही जवाब है। जल्दी से बताइए यहाँ पर अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को कि अवतल लेंस को, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 28वां प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग होता है। रॉकेट टेक्नोलॉजी में, सबमरीन्स में, सुपर कंडक्टर में और डीप क्रीजर्स में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऊष्मा तरंग, ध्वनि तरंग, रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ध्वनि तरंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, जॉन डाल्टन, बिल्कुल ही सही जवाब है। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यही आधुनिक परमाणु सिद्धांत है जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, लेंस किससे बना होता है। पायरेक्स कांच से, फिलेंट कांच से, साधारण कांच से और कोबाल्ट कांच से। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फ्लिंट कांच से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने की प्रतिनुकूल से, प्रकृति के चयन से और उपार्जित लक्षणों के वंशागति से। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी फ्लाइंग वॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। चमगादड़, चील, बलाक और गिद्ध। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चमगादड़, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण निम्न में से किसका कारण हो सकता है। यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुंह कैंसर का और त्वचा कैंसर का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सूर्य के द्वारा जो हानिकारक पराबैंगनी आता है पृथ्वी पर, तो उससे मनुष्य को कौन सा कैंसर हो सकता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, त्वचा कैंसर, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं, सही जवाब है। सूर्य के द्वारा कौन सा हानिकारक किरण छोड़ा जाता है, तो पराबैंगनी किरण। इसको रोकने के लिए संताप मंडल में ओजोन परत होता है जो कि इस पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है।
जिसके कारण वह पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। और सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत है वो किसके कारण क्षय होता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण उसका क्षय होता है। ओजोन परत की मोटाई किसे मापा जाता है, तो ओजोन परत का मोटाई डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। ओजोन परत का अणु सूत्र O3 होता है, याद रखिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। मेघा पाटकर को, बाबा आमटे को, सुंदरलाल बहुगुणा को, किरण बेदी को। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर C के साथ जा रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो ये उत्तराखंड के चमोली जिला में ये आंदोलन हुआ था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वन वृक्ष की कटाई हो रही थी, इसी को रोकने के लिए वहाँ के महिलाओं ने वृक्ष में चिपक जा रही थी, इसलिए इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये कब का आंदोलन है, तो ये 1973 में ये आंदोलन हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर D के साथ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़िया पर फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर A है नोकरेक, ऑप्शन नंबर B है अगस्त्य मलाई, C है देहांग दिबांग और D है नंदा देवी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 38वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हैं, नोकरेक, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। नोकरेक जो रिजर्व है ये किस राज्य में है, तो ये मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो अगस्त्य मलाई है ये किस राज्य में है, तो ये केरल में है। दिहांग दिबांग ये किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF भी डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।